बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनदर क्लास। और आज हमारा है दूसरा क्लास हमारे सेकंड चैप्टर गुडविल फॉलोड विद चेंज इन पीएसआर का। सो आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि गुडविल बुक में अलग है, चेंज इन पीएसआर अलग है। हम एक साथ कंबाइन दोनों को पढ़ लेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता दूं कि जब आप चैप्टर 4 एडमिशन पढ़ लोगे ना तो आपको चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, दोनों चैप्टर्स बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। सो चेंज इन पीएसआर इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, तो हम इसको कंबाइंड करके ही साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो अभी सबसे पहली बात बेटा, कल की क्लास में बेटा हमने क्या सीखा, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज के इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाना चाहती हूं, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कभी भी जब आप प्रॉफिट्स में ट्रेंड देखो, ठीक है, ट्रेंड क्या देखो, ट्रेंड देखो मैम, ट्रेंड वही ट्रेंड जो टिकटॉक रील्स में आता है, वो सारा ट्रेंड। बेटा ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, या तो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, या तो प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब बेटा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे आपको प्रॉफिट बढ़ता दिखाई दे रहा है। डिक्रीज का मतलब 10 लाख 8 लाख 6 लाख 4 लाख डिक्रीज हो रहा है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। कभी भी ऐसा प्रॉफिट आपको देखने को किसी भी क्वेश्चन में मिलेगा तो उस क्वेश्चन में बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड ना फॉलो करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करते हैं। इसी को ही हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे निकालोगे, क्वेश्चन तो यही आएगा, कैलकुलेट गुडविल। कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट की जगह आप लिख दोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट की जगह बस क्या लिख देना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। डब्ल्यूएपी का मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, आपको करना है कैलकुलेशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कुछ ऐसे, सम ऑफ टोटल वेटेड प्रोडक्ट divided by sum of total weights। बेटा ऐसे आप निकालने वाले हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मैम ये टोटल वेटेड प्रोडक्ट और वेट्स क्या है, देखो कभी भी जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन करोगे ना तो आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएगा, आपको प्रॉफिट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि चलो प्रॉफिट ले लो 2 लाख 4 लाख और 6 लाख, ये आपके 3 साल के प्रॉफिट्स है। उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन में वेट्स भी दिए जाएंगे, वेट्स 1 2 3 ऐसे आपको वेट्स दिए जाएंगे। आपको बस इन प्रॉफिट के साथ इन वेट्स को इनटू करके यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लेना है। आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है, 2 1 जा 2, इधर 2 लाख आया, ठीक है, 4 2 जा 8, इधर 8 लाख आया, ठीक है, 6 3 जा 18, इधर 18 लाख आया। टोटल कर लो क्या आ रहा है, 18 + 2 = 20, 28 लाख बेटा टोटल आ गया, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्या आया, टोटल सम ऑफ वेटेड प्रोडक्ट। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 28 लाख टोटल सम ऑफ वेटेड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल वेट्स। इन तीनों वेट का सम कर लो, 3 4 5 6 कर लो, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लोगे, जो भी आंसर आएगा बेटा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज के साथ इनटू कर दो तो तुम्हारा क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, गुडविल। क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, गुडविल। समझ आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है जल्दी देखो। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग लास्ट 4 years आर एज फॉलोज। 4 साल का बेटा ये फर्म का प्रॉफिट है, 2021 का इतना, 22 का इतना, 23 का इतना, 24 का इतना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको बेटा गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है यहाँ पे। ठीक है, वेट्स टू बी यूज्ड आर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। 1 2 3 4 वेट्स हमें यूज करना है। तो देखो बेटा, प्रॉफिट तो लिखी हुई है, इसमें बस सिंपली वेट्स को इंटू कर दो, वेट्स को इंटू कर दो 1 2 3 एंड 4। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट देख लो, 80,000 इंटू 1 80,000। ठीक है, उसके बाद बेटा तुम्हारा 1 लाख इंटू 2, ये 2 लाख आ गया। ठीक है, 1,10,000 इंटू 3, ये बेटा 3,30,000 आ गया। ठीक है, फिर आपका 1,50,000 इंटू 4, 1,50,000 इंटू 4, ये 6 लाख आ गया। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। ये आ गया बेटा 12,10,000। 12,10,000 बेटा आपका क्या आया? सम ऑफ टोटल वेटेड प्रोडक्ट। सम ऑफ टोटल वेटेड प्रोडक्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे? वेट्स के साथ। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे दिखा देते हैं। चलो 12,10,000, आप फॉर्मूला में लिखना जो मैंने आपको पिछली बार सिखाया है, 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 के साथ डिवाइड कर दो बच्चा। ये आ गया बेटा आपका कितना? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,21,000। 1,21,000 इंटू 3 कर देंगे हम, तो आपका गुडविल कितना निकल कर आ गया? 3,63,000। समझ आया कैसे करते हैं? वेरी सिंपल। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी क्लियर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. A, B, C partner है, उनका PSR 3:2:1 है। They decided to take D into partnership for 1/4 share. उन्होंने D को ले लिया पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। For this purpose, goodwill is to be valued at 3 times the average annual profits. ठीक है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दे दिया है। ठीक है, तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट बेटा हमारा कितना है नहीं पता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है। ठीक है, चलो थोड़ा जगह छोड़ देते हैं क्योंकि एवरेज प्रॉफिट बड़ा भी आ सकता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब हमें बेटा जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेना है ना ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। बेटा हमें पिछले 4 और पिछले 5 साल दोनों के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। दोनों में से जिसका एवरेज प्रॉफिट बड़ा आया हमें वो एवरेज प्रॉफिट कंसिडर करना है। ठीक है, तो देखो 5 साल टोटल दिए गए 1 2 3 4 5। हम नीचे से लेना स्टार्ट करेंगे। पहले नीचे से, तो देखो 4 और 5 ईयर्स दोनों का लेना है। तो सबसे पहले इधर एक कॉलम बना लो, इधर लिख लो 4 ईयर्स, इधर लिख लो 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स बेटा कभी भी ऐसे 4-5 ईयर्स का क्वेश्चन है नीचे से प्रॉफिट लेना स्टार्ट करोगे। तो चलो पहले 4 ईयर्स का देख लो, नीचे का प्रॉफिट लेना स्टार्ट करेंगे हम। 2 लाख, 1,10,000, 1,50,000 और 1,20,000। नीचे से 4 साल का प्रॉफिट ले लिया, इन सभी को ऐड करो। ये आ गया बेटा 5,80,000। 5,80,000 को आप डिवाइड कर दो 4 साल से, कितना आ रहा है? 1,45,000। 1,45,000 बेटा क्या आया? एवरेज प्रॉफिट। इसी तरीके से आप 5 साल का ले लो, 5 साल पूरा ले लेंगे यहां से यहां तक। ठीक है, चलो 5 साल ले लो। 2 लाख, 1,10,000, 1,50,000, 1,10,000, 1,50,000, 1,20,000 एंड 130। 1,20,000 एंड 1,30,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बच्चा ये 580 तो आया था ना, 580 में बस ये 130 ऐड कर दो तो 5 साल का एवरेज निकल कर आ जाएगा तुम्हारा। टोटल आ गया 7,10,000। इसको बेटा हम डिवाइड कर देंगे 5 ईयर्स से। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 5 ईयर्स से, डिवाइडेड बाई 5। ये बेटा आ रहा है एवरेज प्रॉफिट 1,42,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,42,000। तो ज्यादा बड़ा एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ? दिस इज बिगर देन दिस। 1,45,000 जो है वो आपका बड़ा है इससे, तो हम 1,45,000 को कंसिडर करेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट, विच एवर इज बिगर। क्वेश्चन में लिखा था ना विच एवर इज हाइयर। ठीक है, आपको वही कंसिडर करना है। तो 1,45,000 इंटू 3, आपका गुडविल क्या निकल कर आ गया? 4,35,000।
ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है। समझ आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? बस यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूलाज एंड मेथड्स, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। आओ अब एक सबसे बढ़िया सवाल करते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। बहुत बार सीबीएसई आपको ऐसे क्वेश्चन दे देती है 4 नंबर में और बच्चे फंस जाते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्या, ठीक है। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3 years purchase, ठीक है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है बेटा, 3 years परचेज है of the weighted average profit of past 4 years। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 है और 4 साल का प्रॉफिट पे करना है, ठीक है। देखो वेट्स क्या क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। द प्रॉफिट्स फॉर दीज ईयर वर एज फॉलोज। देखो बेटा ये तुम्हें प्रॉफिट दिया गया है, और बेटा याद रखना कि प्रॉफिट जो है वो 31 मार्च का है, शुरुआत का प्रॉफिट नहीं दिया गया, 31 मार्च का ये तुम्हें प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, मतलब आपको बच्चा कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे दी गई हैं, एडजस्टमेंट्स भी दे दी गई है। तो अब हम एडजस्टमेंट्स के साथ वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी बेटा अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आए ना, तो आप सिंपली क्या किया करो कि एक कॉलम बना लिया करो, एक ऐसे कॉलम बना लिया करो, यहां पे लिख लिया करो पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब जो जो भी हम काम कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर्स लिख लिया करो। फिर जो भी आपका ईयर है, टोटल 4 साल का प्रॉफिट है ना, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहां पे लिख लो पर्टिकुलर्स, और यहां पे बेटा देखो आपका ईयर मैंने क्या दिखाया, 31 मार्च है, तो ये सारे आपके ईयर है 12, 13, 14, 15। तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे, कभी भी 31 डेट रहे तो आप हमेशा कैसे लिखोगे, 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2013 से 2014 एंड फाइनली 2014 से 2015। आप ऐसे डेट्स लिखोगे। ऐसे क्यों मैम? क्योंकि बहुत बार बेटा जब 31 मार्च होता है ना तो कंफ्यूजन आते हैं कि कौन से ईयर में एडजस्टमेंट हो रहा है, इसी के लिए ऐसे लिखोगे तो पता चलेगा। बीच के भी डेट्स रहेंगे ना, जैसे कि क्वेश्चन ने बोल दिया 1 दिसंबर 2013, तो 1 दिसंबर 2013 बेटा यहां पे आएगा 13 से 14 के बीच में, ठीक है। बट अगर तुम डायरेक्ट लिखते 2013 तो तुम यहां पे लिख देते 1 दिसंबर, इसीलिए हमेशा ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। चलो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा सारे प्रॉफिट्स लिख लो। पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 20,200, 24,800, 20,200, 24,800, ठीक है, ये हो गया। फिर कितना है, 20,000, 30,000, 20,000 एंड 30,000। सारे पहले प्रॉफिट्स लिख लो, यहाँ पे लिख भी देना पर्टिकुलर्स में कि हमने ये पहले सारा प्रॉफिट लिख लिया है। अब देखो हो रहा क्या क्या है। जब हमने स्क्रूटनी किया तो क्या क्या चीजें पता चली, ठीक है। 1 दिसंबर 2013 को, 1 दिसंबर बेटा 2013 को अ मेजर रिपेयर वाज मेड, एक रिपेयर किया गया था प्लांट के रिस्पेक्ट में। प्लांट क्या है बेटा, प्लांट एक एसेट है, ठीक है। अंकरिंग 6,000 रुपए का बेटा खर्च किया गया था, ठीक है। विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब हमने क्या किया, एसेट को एक्सपेंस बना दिया। कौन सा एडजस्टमेंट याद करो, फर्स्ट क्लास में सिखाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट के खर्च को एक्सपेंस बना दिया, एसेट लिया उसको एक्सपेंस बना दिया, तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट कम हो गया अननेसेसरीली। भाई मेरा एसेट है वो बैलेंस शीट में जाएगा, मैं प्रॉफिट क्यों कम कर रही हूं। तो मेरे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम इस 6,000 के खर्चे को दोबारा से ऐड कर देंगे। कौन से डेट पे बेटा, 1 दिसंबर 2013। 1 दिसंबर 2013 यहां पे आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 6,000। यहां पे तुम लिख सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। Which amount was charged to revenue? The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subjected to adjustment of depreciation। अब मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कभी भी कैपिटल रेवेन्यू में जा रहा है, एसेट को एक्सपेंस बना रहे तो डेप्रिसिएशन लगता है एसेट में, तो डेप्रिसिएशन को भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि पहले ही हमने एसेट को खर्चा बना दिया। अब जब सही कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, वापस से एसेट बना रहे हैं, तो एसेट में डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन तो भाई भाई हो गया। 10% बेटा डेप्रिसिएशन लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। क्लास 11th में पढ़ा था ना, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब हर साल
जितना साल भी बचा ना, ये 6,000 का एक्सपेंस किया 2013 1 दिसंबर को, तो उसके उस साल और उसके बाद वाले साल में हमें ये डेप्रिसिएशन माइनस करना है WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू से। पहले साल में यहाँ पे तुम लिखो वर्किंग नोट 1, चलो यहाँ पे दिखाना वर्किंग नोट 1, ठीक है। 6,000 का सबसे पहला डेप्रिसिएशन जो है बेटा तुम्हारा, 6,000 पे हम 10% लगाएंगे डेप्रिसिएशन 1 दिसंबर से, मतलब दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 4 महीने के लिए पहला डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना आ रहा है देखो, 3 2 6, ये बेटा आ गया तुम्हारा 200। पहला डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 200 रुपए, ठीक है। तो पहला डेप्रिसिएशन बेटा हम यहां पे लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, यहां से बेटा हम 200 लेस करेंगे। फिर बेटा नेक्स्ट ईयर 2014 में भी होगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो 2014 में हम लोग क्या करेंगे कि 6,000 में से पहले ये डेप्रिसिएशन 200 का माइनस कर लेंगे, तो अब बचा 5,800, इस पे पूरा 10% लगाएंगे, क्योंकि ये तो पूरे साल रहेगा, तो ये 580, ये बेटा 580 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो ले, अब इसको यहाँ पे ओवरऑल लिख लेते हैं। ये तो बेटा 2200 ही आएगा, ये आ जाएगा 24,800, ये कितना आ जाएगा 26,000 तो पहले आएगा, 26,000 में से हम माइनस कर देंगे 200, ये हो जाएगा 25,800, और ये कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 500, 29,500, 29,500। चलो पहला एडजस्टमेंट तो अच्छे से हो गया, ठीक है बेटा। बहुत धीरे धीरे सोच समझ कर करोगे, अभी प्रैक्टिस करते करते ना आदत हो जाएगी, इसलिए वीडियो दोबारा देख लेना। तो ये वाली चीज तो हो गई। अब शायद तुम्हें सारी एडजस्टमेंट समझ आ रही होगी कि करते क्या है, क्या ऐड क्या लेस, ठीक है। फिर देखो बेटा, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज ओवर वैल्यूड, ठीक है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, मैंने क्या सिखाया था, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रहे तो मेरा जो प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ जाता है बेमतलब का। तो इसे वापस सही करने के लिए हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो 31 मार्च 2013 को ये 2400 से बढ़ा हुआ है, इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2013 बेटा, मतलब यहाँ पे 2012 से 2013 31 मार्च, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो हम इसे वापस से क्या करेंगे, 2400 से लेस कर देंगे। देखो, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग वाज ओवर वैल्यूड, बढ़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, इसे माइनस कर दो, ठीक है। अब एक बात बच्चा हमेशा याद रखना, अगर 31 मार्च को मेरा कोई भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो 1 अप्रैल को यही तो मेरा ओपनिंग स्टॉक बनता है ना, यही तो मेरा ओपनिंग स्टॉक बनेगा। 31 मार्च को बुक्स बंद हुए, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिख रहा है, तो जब 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट होगा तो यही क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ा दिखाई देगा। अब हमने फर्स्ट क्लास में क्या सीखा था कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट कम दिखाई देगा, तो इसे सही करने के लिए हम दोबारा ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, दोबारा ऐड कर देते हैं, बट बेटा ये कब होगा, ये नेक्स्ट ईयर पे जाकर दोबारा से ऐड हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, सिंपल है। देखो, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था, जो मेरा पिछले साल का 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक बना वही तो मेरा नए वाले 1 अप्रैल से ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो अगर पिछले साल का क्लोजिंग बढ़ा है तो मेरा नए साल का फाइनेंशियल पीरियड का भी तो ओपनिंग बढ़ा होगा, तो अगर ओपनिंग बढ़ा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था एडजस्टमेंट में। तो इसको सही करने के लिए हम दोबारा से ऐड कर देंगे यहाँ नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। चलो अब ये लिख लेते हैं, कितना होगा 200, 24,800 में से 2400 माइनस कर देंगे, 22,400, इधर 25,800 प्लस 2400, ये आ गया बेटा 28,200, और ये तो तुम्हारा 29,500 ही रहेगा। इसके अलावा देखो क्या है, और टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, देखो बेटा मैनेजमेंट कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट कॉस्ट हो, रेम्यूनरेशन हो, एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड। अब मैनेजमेंट कॉस्ट में बेटा कोई डेट नहीं दिया हुआ है कि ये मैनेजमेंट कॉस्ट कब लिया जा रहा है, कभी भी डेट नहीं दिया रहे, तो ऐसे ऐसे मैनेजमेंट कॉस्ट हो गए या कोई भी ऐसा खर्चा एक्सपेंस हो गया, शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो ये ऐसे टाइप के मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, ये सब बेसिकली हम पूरे साल माइनस कर देंगे। लेस करोगे तो
मैनेजमेंट कॉस्ट, पूरे साल मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करेंगे हर साल 4800 4800 4800 4800, ठीक है। यहां पे लिख लो बेटा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ठीक है, ये लिख लेना। चलो अब हम इसको पूरे साल से माइनस करेंगे, डेट गिवन नहीं है, हर साल माइनस होगा, ठीक है। 20,200 माइनस 4800, ये कितना आ गया बेटा 15,400। फिर क्या है 22,400 माइनस 4800 17,600, ठीक है। 28,200 माइनस 4800 23,400। 29,500 माइनस 4800 24,700। बेटा ये है तुम्हारा फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट, ये क्या है तुम्हारा फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब तुम जो भी कैलकुलेशन करोगे वो इस प्रॉफिट पे करोगे। सो हमेशा याद रखना कि एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में तुम्हें पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, तो जाकर फर्दर कैलकुलेशंस हो पाएगा। समझ आया? ये तो निकल गया हमारा फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब ये सारे प्रॉफिट को यहां पर लिख लो प्रॉफिट, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है बेटा, तो इनटू वेट्स करना पड़ेगा, तो जाकर हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। क्या है 15,400 17,600 23,400 24,700 इंटू वेट्स बेटा, वेट्स 1 2 3 4 थे, 1 2 3 4, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लो। 15,400 इंटू 1 तो 15,400 ही आएगा, 15,400, ठीक है। फिर क्या है बेटा 17,600 35,200। फिर क्या है बेटा 23,400 इंटू 3, ये आ गया बेटा 70,200, ठीक है। और लास्ट है 24,700 इंटू 4 98,800। अब इन सभी को प्लस कर लो, वेट्स हमने सही लगाए थे ना 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 वेट्स था, ठीक है। टोटल बेटा कितना आ रहा है 2,19,600। ये आपका टोटल क्या आ गया सम ऑफ वेटेड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं टोटल वेट्स। टोटल वेट्स कितना आ रहा है 2 3 3 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 21,960। 21,960 बेटा आपका क्या आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। 21,960 क्या आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारा कितना है बेटा 3 ईयर है, 3 ईयर परचेज है, ठीक है। तो इसको बस हम क्या करेंगे गुडविल निकालने के लिए, गुडविल इज इक्वल टू 21,960 इंटू 3 65,880 इज द फाइनल आंसर। 65,880 बेटा आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। ऐसे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कैलकुलेट होंगे और ऐसे क्वेश्चंस 4 से 6 नंबर में आ जाते हैं, सीबीएसई दे देता है। सो आपको पहले ऐसे एक टेबल बना लेना है, सारी चीजों को लिख लेना है, उसके बाद अपना फाइनल कैलकुलेशंस करना है। ये नहीं दिख रहा है क्या इधर, फाइनल कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस अपने बुक से करो, वेदर डीके गोयल टीएस गरेवाल इट्स अप टू यू। कल की क्लास में बेटा हम कैपिटलाइजेशन मेथड कंप्लीट कर लेंगे। आपका बस एक छोटा टॉपिक बच गया है कैपिटल प्रॉफिट्स का, दैट इज सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद हम कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कल पढ़ लेंगे, प्रॉफिट वाला चीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना कैपिटल वाला चीज स्टार्ट कर लेंगे। इसके साथ हमारा गुडविल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चेंज इन पीएसआर करके अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, ऐसी तैयारी करते रहो और 100 आउट ऑफ 100 हम डेफिनेटली ला करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बेटा अभी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स हमारे बीएसटी और इंग्लिश के रिकॉर्डेड क्लासेस ही चलेंगे, और अगर इनकेस किसी दिन क्लास नहीं डल पाई तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना।
क्योंकि मैं एक्चुअली एक जरूरी काम पे बिजी हूँ जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही, और वो काम भी आप सबके लिए ही है, ठीक है। सो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहे हैं, बट आपको टाइमली वीडियोस मिलेंगी ताकि आपकी पढ़ाई में मैं मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम आने ना दूं, और आपका एक एक चीज टाइमली कंप्लीट हो, और आप मेरे साथ मिलकर अपने सारे सब्जेक्ट्स में 100 ला पाओ। सो मी बिकमिंग अ ऑलराउंडर, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, आपको भी ऑलराउंडर बनके सारे सब्जेक्ट्स में 100 लाना है। दैट्स इट, बाय।